हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग का मीनिंग होता है हाउ टू फेस, ये आप याद रखेंगे। कन्फ्रंटिंग का मतलब हाउ टू फेस, और मार्जिनलाइजेशन हम पहले भी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो कम्युनिटी, वो सोसाइटीज या वो ग्रुप जो नंबर्स में कम होते हैं और किसी न किसी पॉलिसी की वजह से, किसी न किसी स्कीम की वजह से या किसी न किसी रूल की वजह से वो, या किसी न किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो अपनी जो कॉमन सेक्शन होती है सोसाइटी की उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या हमारे गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या जो स्कीम्स हैं या क्या प्रोविजंस हैं वो किए हैं। तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कन्फ्रंटिंग का मतलब हाउ टू फेस, कि कैसे हम सामना करें, और मार्जिनलाइजेशन का मतलब वो ग्रुप, वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी जो कॉमन सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करें तो वो नंबर्स में कम होते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट है आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम करेंगे प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स का जो है जस्टिस की एक्सप्लेनेशन है वो दे रखी है। सोशल है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है। ये 3 टाइप्स के जो जस्टिस हैं वो हर एक सिटीजन को जो हैं मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो जस्टिस है वो सोशल जस्टिस, तो उसको कैसे हम प्रोमोट करें। फिर है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज, यानी ये जो कम्युनिटी हैं दलित्स और आदिवासी, ये मेनली आती हैं मार्जिनलाइजेशन में, और उनके जो राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें हम। फिर है आदिवासी डिमांड्स और एक्ट 1989, ये जो एक्ट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन्हीं के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो आइए शुरू करें। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या है पहले भी हम बात कर चुके हैं। व्हाट दिस मीन्स, यानी इसका ये अर्थ है दैट नो वन कैन हैंसफोर्थ प्रिवेंट दलित एंड आदिवासीज फॉर एजुकेटिंग देमसेल्फ, इंटरिंग टेम्पल्स, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ आज से लगभग 100 साल पहले, ऐसा मतलब 100 साल से पहले से जो हिस्ट्री है हमारी, उसमें जब आप देखेंगे हम मेनली तो लोअर कास्ट की जो कम्युनिटीज़ हैं या जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनको कॉमन सेक्शन में इंक्लूड नहीं होने दिया जाता था। उनके साथ लोग रहना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको एजुकेशन का राइट नहीं था, टेम्पल्स में एंट्री नहीं करने दी जाती थी। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, ये जो एक सोशल इविल थी, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 17 है उसमें एबोलिश कर दिया है पूरी तरह से। और कोई भी किसी भी तरह से जो है, किसी भी, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे वो कोई और सोसाइटी से हो, टेम्पल में एंट्री करने से, पब्लिक फैसिलिटीज़ की यूज़ करने से या एजुकेशन से कोई किसी को इनफोर्स या उसको ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता। तो आर्टिकल 15 और इससे रिलेटेड है ये, और आप याद रख लेना। ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इक्वलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई हुई है आयुष्मान खुराना की, वो यदि आप देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आर्टिकल 15 मूवी भी आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल 15 है वो इक्वलिटी से जुड़ा हुआ है और ये कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कि सारे के सारे जो हैं वो कानून के आगे, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई कॉमन पर्सन हो, सभी कानून के आगे समान हैं। और देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, यानी ये जो एस्पेक्ट हैं, रिलीजन है, लैंग्वेज है, या फिर कोई एरिया है, या आपका कोई ट्रेडिशन है, आपकी कोई ड्रेसिंग सेंस है, इनके बेस पे आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सब इक्वल है, अपनी मर्जी से कोई भी कल्चर आप अपना सकते हैं,
कोई भी ड्रेस आप पहन सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो भी आपकी मदर टंग हो या जिस भी लैंग्वेज को अडोप्ट करना चाहें, स्पीक करना चाहें, लर्न करना चाहें तो वो हो सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 17 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने से पहले। तो अनटचेबिलिटी और जो इक्वलिटी है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशल जस्टिस को प्रोमोट करने के लिए यानी सभी सोसाइटीज को इक्वली ट्रीट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं आर ऑल्सो प्रोमोट सोशल जस्टिस यानी ये भी सोशल जस्टिस को प्रोमोट करने में हेल्पफुल हैं या ये करती हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं एग्जम्पशन इन फीस। अब मान लो कोई ऐसी सोसाइटी है, कोई ऐसी कम्युनिटी है या कोई एक ऐसी कास्ट है जो इस कैपेबल नहीं है कि मतलब जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है या पढ़ना चाहता है या चाहती है उसकी जो फीस है वो ज़्यादा हो और उनका जो सारा सोर्स है इनकम का वो कम हो, तो गवर्नमेंट ने आपको पता होगा SC, BC, ST ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए फीस में कुछ एग्जम्पशन देती है, छूट देती है। फिर रिजर्वेशंस ये प्रोवाइड करती है ताकि ये जो मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी हैं ये कॉमन सेक्शन में आ सकें, इनको अपलिफ्ट होने का मौका मिल सके। फिर RTE मतलब राइट टू एजुकेशन 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, पूरे इंडिया में, कि सभी को अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज जो भी चिल्ड्रन हैं उनको 8th क्लास तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या है, जो स्टूडेंट्स या जो सोसाइटीज अपने इस इनकम सोर्स की वजह से या लेस इनकम की वजह से अपने जो भी उनके गर्ल हैं या बॉय हैं उनको स्कूल में नहीं भेजते थे, तो ये राइट टू एजुकेशन है, ये उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन कर दिया कि कोई भी है अंडर 14 ईयर ऑफ एज 8th क्लास तक गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी एजुकेशन के लिए, यानी गवर्नमेंट सारी जो फैसिलिटीज हैं, सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो देगी। फिर मिड डे मील ये जो है पूरे इंडिया में आपको पता होगा कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जब लंच टाइम होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो मिड डे मील स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग सारे जो बच्चे हैं वो लंच करते हैं। फिर है स्कॉलरशिप, यानी जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे होते हैं या फिर इन कैटेगरीज से SC, BC, ST इनसे बिलोंग करते हैं तो उनको जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो वो भी एजुकेशन के थ्रू या फिर जॉब के थ्रू या हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो प्रोफेशन अपना चूज करते हैं उसके थ्रू सारे के सारे ये जो मार्जिनलाइजेशन सोसाइटीज हैं ये भी एक सोसाइटी कॉमन सेक्शन का एक पार्ट बन सकती हैं सोसाइटी का। तो गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये काम कर रखे हैं इनके लिए, इससे इनका जो सोशल जस्टिस है वो प्रोवाइड होता है और ये भी अपने आप को ये मानते हैं कि हम भी इस सोसाइटी का एक पार्ट है, हम भी अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर जो ये SC ST एक्ट है 1989 का, तो इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक अच्छी सी स्टोरी दे रखी है। रत्नम जो एक इंजीनियर स्टूडेंट है यानी इंजीनियरिंग करता है, वो यहाँ जो ये रत्नम है इसके जो एंस्टर्स हैं यानी इसके पिताजी, उसके दादाजी, फिर उनके परदादाजी, ऐसे करते करते वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इनके गांव में। एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ना। तो इसमें कोई फेस्टिवल होता है तो जिसमें अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके पैर ये जो हैं रत्नम के जो यंगस्टर्स हैं वो धोते हैं और पैर धोने के बाद जो पानी बचता है उसी को वो पीने में या स्नान करने में यूज करना पड़ता है। तो जब रत्नम की बारी आती है तो रत्नम है वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और बाद में आपको पता होगा कि कोर्ट में केस होता है और बाद में एक प्रोविजन होता है कि इस तरह से कोई भी किसी के साथ
ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो SC/ST एक्ट 1989 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, ये बात आप याद रखेंगे। और रत्नम वाली जो स्टोरी है वो पूरी अच्छे से पढ़ेंगे। और आप अपनी सोसाइटी में भी, अपने गांव में, अपने एरिया में देखते होंगे यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छे सोशल वर्कर होने के नाते इस तरह के जो सोशल इविल्स हैं उनको आप प्रोहिबिट कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 23 एंड 24 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो हम बात करें। आर्टिकल 23 ये कहता है कि कोई भी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री, अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे या अपने खेत में कहीं पे भी किसी से कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता उसकी इच्छा के विरुद्ध। यानी कोई इंसान ये चाहता है कि मैं ये काम ना करूं और कोई से जबरदस्ती वो काम करवाता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको जेल भी हो सकती है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को जबरदस्ती किसी भी काम में नहीं लगा सकता। और आर्टिकल 24 14 ईयर तक के जो भी चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो किसी रोड पे, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी होटल में, किसी ढाबे में या फिर किसी के मतलब बॉन्डेड जो लेबर होती है, बंधुआ मजदूरी आप समझते होंगे, वो काम नहीं करेंगे। यदि कोई मालिक, यदि कोई फैक्ट्री ओनर या यदि कोई खेत का मालिक है या कोई एक सोसाइटी है या होटल का मालिक है, वो यदि अंडर 14 ईयर ऑफ एज किसी भी बच्चे से ये काम करवा रहा है तो आप पुलिस को या सोशल एंड चाइल्ड हेल्पलाइन जो एक नंबर भी है आपको पता होगा कि 1091, ये जो है आप कॉल करके किसी को भी बता सकते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है चिल्ड्रन के हेल्पलाइन के लिए। तो सॉरी, ये है लेडीज, जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज हैं उनके लिए 1091। तो ये जो है सॉरी लेडीज के लिए था ये। तो ये टोल फ्री नंबर है। उसी तरह जो अंडर 14 ईयर ऑफ एज टू चिल्ड्रन है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है। वो आप मिला के आप उनसे बात कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो भी ऑफिसर उसको कॉल को अटेंड करे उसको आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर है आदिवासी डिमांड्स 1989 एक्ट। जिस तरह SC/ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मेनली आदिवासी हैं वो भी आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रीजन है क्योंकि जो आदिवासी से रिलेटेड आदिवासी जो कम्युनिटीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, उनके साथ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरह डैम की वजह से या कोई एक प्रोजेक्ट है उसकी वजह से या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं उनकी वजह से उनको उनके एरिया से माइग्रेट होना पड़ता है और वो जो अपनी लाइफ सर्वाइवल है वो करने के लिए मजबूर होते हैं कहीं और जाने के लिए। तो CK जानू ये है, एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, यानी आदिवासियों के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, रेफर टू इट्स डिमांड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर। यानी ये डिमांड करते हैं कि ट्रेडिशनली, परंपरागत तरीके से, यानी हम काफ़ी सालों से पहले की जब हम बात करें तो जिस लैंड पे इनका राइट था पहले, उनको ये जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या ये जो आदिवासी हैं इनका ऑक्यूपाई ये कर सकते हैं। वो राइट, वो अधिकार इन्हीं का है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी टोल फ्री नंबर्स हैं सारे वो जारी कर दूंगा, जैसे कि पुलिस लाइन का है या एम्बुलेंस का है या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन है या फिर वीमेन हेल्पलाइन है या जो रेड क्रॉस सोसाइटी से रिलेटेड हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस तरह के जो टोल फ्री नंबर हैं वो मैं जारी कर दूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आदिवासी से रिलेटेड जो है, CK जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, ये आप याद रखेंगे। और इनके राइट्स के लिए ये जो हैं अपना मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके मुद्दों को उठाते हैं। और आपको पता होगा कि जो पॉलिटिशियन हैं या हम ये कहते हैं पॉलिटिकल लाइफ है जो इंडिया की, उसमें 84% SC के लिए और 84 सीट्स हैं, ये 84 सीट्स SC के लिए, 47 सीट ST के लिए।
ये प्रोविज़न कर रखा है कि 47 जो सीट्स होंगी उन पे शेड्यूल ट्राइब्स यानी इसी जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनके ही एमएलए या जो एमपी हैं, पूरे इंडिया की हम बात करें तो एमपी हैं, वो खड़े होंगे ताकि पार्लियामेंट में ये इनके रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो उठा सकें। तो ये बात आप याद रखेंगे कि किस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो कन्फ्रंटिंग कर रही है, यानी इनकी जो समस्याएं हैं उनको सामना करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस कर रही है। तो ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके यदि कोई आपका डाउट है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।